भी धरा थी हरी भरी, वन्य जीवों से भरपूर। वृक्ष काटकर जंगल मिटाकर किया जीवों को मजबूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, अपन आज बात कर रहे हैं कक्षा 12 के परिवहन तथा संचार टॉपिक की। इसमें अपन ने स्थल परिवहन पढ़ लिया, जल परिवहन पढ़ लिया। आज बात करेंगे वायु परिवहन की। वायु परिवहन की दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं वायु परिवहन की। वायु परिवहन सबसे तीव्रगामी तथा सबसे महंगा परिवहन का साधन है, जिसके माध्यम से लंबी दूरियों को अल्प समय में तय किया जा सकता है। सबसे तीव्रगामी है, लेकिन सबसे क्या है, महंगा है। लंबी दूरियों को कम समय में क्या कर सकता है, तय कर सकता है। दोस्तों, महंगा परिवहन का साधन होने के कारण वायुयानों के द्वारा हल्की, कीमती तथा शीघ्र खराब होने वाली जो वस्तुएं हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इन परिवहन के साधनों का, कौन से का, वायु परिवहन के साधनों का जो प्रयोग है वह मुख्यतः दुर्गम क्षेत्र, जहां स्थल या जल परिवहन संभव नहीं होता है, वहां वायु परिवहन के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। जैसे दोस्तों, पहाड़ी जो क्षेत्र है, दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, जहां स्थल परिवहन और जल परिवहन के माध्यम से नहीं पहुंचा जाता, ऐसे स्थानों पर वायु परिवहन के द्वारा अपन आसानी से पहुंच सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, युद्ध प्रभावित क्षेत्र, इन्हीं सभी में राहत कार्यों के लिए जो परिवहन काम में लिया जाता है, वह कौन सा लिया जाता है, वायु परिवहन लिया जाता है। सबसे ज्यादा उपयुक्त वायु परिवहन होता है, सबसे ज्यादा उपयोगी वायु परिवहन होता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वायु परिवहन के महत्व का उल्लेख कीजिए, तो आप क्या लिखोगे कि वायु परिवहन के द्वारा अपन दुर्गम पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में जहां स्थल या जल परिवहन संभव नहीं होता है, वहां वायु परिवहन के द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय जैसे बाढ़, भूकंप, युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए सबसे ज्यादा जो उपयोग में लिया जाता है, वह कौन सा है, वायु परिवहन है। तो ये सभी इसके क्या हो गए, महत्व हो गए। आज अपन बात करते हैं वायु मार्गों के प्रकारों की। वायु मार्गों के प्रकारों की बात करेंगे। दोस्तों, वायु मार्गों के प्रकारों को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में इसको बांटा गया है, 6 प्रकारों में इसको बांटा गया है। जिसमें सबसे पहला है अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय गलोबीय वायुमार्ग। वायुमार्गों के प्रकारों में सबसे पहला वायुमार्ग है अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायुमार्ग। दोस्तों, यह सबसे लंबी यात्राओं का जो मार्ग है, विश्व के सबसे लंबी यात्राओं का मार्ग है, सबसे लंबी यात्रा का मार्ग, सबसे लंबी यात्रा का मार्ग है। यह मुख्यतः कहां से, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से कहा जाता है लंदन, लंदन से आगे यह पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, पेरिस से आगे रोम, रोम के बाद अफ्रीका की काहिरा, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली से आगे जाता है मुंबई, कोलकाता, उसके बाद टोक्यो, तो दोस्तों, अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायुमार्ग है, वह सबसे लंबी यात्रा का क्या है, मार्ग है, जो न्यूयॉर्क से लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता होते हुए कहां तक जाता है, टोक्यो तक जाता है। टोक्यो जापान तक कहा जाता है। यह सबसे लंबा जो विश्व का वायुमार्ग है, वह कौन सा है, अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायुमार्ग। विश्व का सबसे जो प्रशांत महासागर को क्या करता है, पार करता है। दूसरा है महाद्वीपीय वायुमार्ग,
दूसरा है महाद्वीपीय वायुमार्ग, यह एक महाद्वीप के विभिन्न देशों के बीच वायुमार्ग की जो सेवा है वह प्रदान करता है। कौन? महाद्वीपीय वायुमार्ग। एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के मध्य जो वायुयान की सेवा है वह यह प्रदान राष्ट्रीय वायुमार्ग। दोस्तों, किसी भी देश के अंदर की जो दूरी की यात्रा है उसको तय करने के लिए उपयोग में लिया जाता है राष्ट्रीय वायुमार्ग, यानी एक देश की सीमाओं के भीतर ही विभिन्न यात्राओं को तय करने के लिए प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय वायुमार्ग। जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, वायुमार्ग। न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को वायुमार्ग जो उत्तरी अमेरिका का प्रमुख राष्ट्रीय वायुमार्ग है। अगर भारत की बात करें तो भारत में कौन सा है? दिल्ली, कानपुर, पटना और कोलकाता वायुमार्ग। दिल्ली, कानपुर, पटना, कोलकाता वायुमार्ग, यह है भारत का प्रमुख राष्ट्रीय वायुमार्ग। अगला है प्रादेशिक वायुमार्ग। दोस्तों, यह किसी भी प्रदेश के अंदर छोटी छोटी यात्राओं को समय की बचत के लिए पूर्ण करने में सहायक होता है। कौन? प्रादेशिक वायुमार्ग। जैसे यूएसए, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी तथा कनाडा आदि देशों में जो छोटी छोटी यात्राओं के लिए जो उपयोग में ली जाने वाली वायु सेवाएं हैं वे प्रादेशिक वायु मार्ग कहलाते हैं। अगला है स्थानीय वायुमार्ग। दोस्तों, स्थानीय वायुमार्ग, स्थानीय जो वायुमार्ग है वो स्थान मतलब एक ही स्थान के विभिन्न क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के द्वारा जो यात्राएं की जाती है वे क्या कहलाती हैं? स्थानीय वायुमार्ग कहलाते हैं। मतलब छोटी छोटी, जैसे किसी भी शहर के अन्य कस्बों तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता से या छोटे वायुयानों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान की जो यात्राएं की जाती है वे स्थानीय वायुमार्गों की श्रेणी में आते हैं। जो लास्ट में दोस्तों वह है सैनिक महत्व के वायुमार्ग। सैनिक महत्व के वायुमार्ग। दोस्तों, सैनिक, युद्ध, कूटनीतिक व राजनीतिक महत्व की जो यात्राएं होती है, वायुमार्गों के द्वारा जो यात्राएं होती है, सभी राष्ट्राध्यक्षों को, प्रशासनिक वर्गों की जो यात्राएं हैं, विभिन्न यात्राओं के प्रकार से वायुयानों या हेलीकॉप्टरों के द्वारा जो यात्रा की जाती है वह सैनिक महत्व की यात्राएं होती है या सैनिक महत्व के वायुमार्गों के द्वारा वह यात्राएं होती है। सैनिक, युद्ध, कूटनीतिक तथा राजनीतिक महत्व की वायु यात्राओं के लिए सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों, प्रशासनिक क्षेत्रों की जो यात्राएं हैं वे सभी किस प्रकार से होती है? सैनिक महत्व के वायु मार्गों के द्वारा होती है। दोस्तों, विश्व में वायु परिवहन का जो विकास है वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद माना जाता है। मतलब 1914 से 1919 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद से क्या मानी जाती है? वायु परिवहन की विकास है वह विश्व में माना जाता है। अगर बात करें विश्व के कुल वायु मार्गों का लगभग जो 60% जो हिस्सा है वह अकेला यूएसए वहन करता है। कौन वहन करता है? यूएसए वहन करता है। कितना? 60%। विश्व के संपूर्ण विश्व के जो वायु मार्गों का लगभग 60% जो भार है वह कौन वहन करता है? अब बात करते हैं परिवहन के अंतिम प्रकार, पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन दोस्तों, जल, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस, जल, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जैसे तरल व गैसीय पदार्थों के अबाधित रूप से परिवहन का जो सबसे उपयुक्त साधन है वह है पाइपलाइन परिवहन। विश्व के अनेक देशों में खाना पकाने की गैस जैसे एलपीजी, उसकी आपूर्ति भी किसके माध्यम से की जाती है? पाइपलाइनों के माध्यम से
की जाती है। दोस्तों न्यूजीलैंड के फार्मों से डेयरी उद्योगों तक जो दूध की आपूर्ति है वह पाइपलाइनों के माध्यम से की जाती है। कौन से देश में? न्यूजीलैंड में जो भी कृषि के या पशुपालन के जो फार्म है वहां से उद्योगों तक दूध पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। यूएसए के जो तेल उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनमें उनसे उपभोग क्षेत्रों तक पाइपलाइनों के द्वारा क्या किया जाता है? तेल का परिवहन किया जाता है। इसीलिए यूएसए में जो पाइपलाइनों का जो जाल है वह सघन मिलता है। अब बात करें विश्व की प्रमुख पाइपलाइनों की। विश्व के प्रमुख पाइपलाइनों की सबसे प्रमुख पाइपलाइन है बिग इंच। दोस्तों यह विश्व की प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मेक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तरी पूर्वी राज्यों तक क्या पहुंचाती है? तेल पहुंचाती है। कहां तक? उत्तरी पूर्वी राज्यों तक। यानी यूएसए के मेक्सिको की खाड़ी से जो तेल है वह उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उन तक पहुंचाने का काम है दोस्तों टेप लाइन क्या है? फारस की खाड़ी के तेल के कुओं को सीडान नगर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? सीडान नगर से जोड़ती है। किसको? फारस की खाड़ी के तेल के कुओं को सीडान नगर से यह जोड़ने का काम करते हैं। इसकी जो लंबाई है वह 1600 किलोमीटर के आसपास है। 1600 किलोमीटर की लंबाई तक यह टेप लाइन विस्तृत है। अगली जो तीसरी है कोमेकोन लाइन। अब बात करते हैं अगली लाइन कोमेकोन लाइन की। दोस्तों यह रूस में स्थित है। कहां स्थित है? रूस में स्थित है। जो वोल्गा और यूराल के कुओं को यूरोप के राष्ट्रों तक तेल पहुंचाने का क्या करती है? काम करती है। किसको? यूरोप के जो क्षेत्र हैं उनको क्या करती है? तेल पहुंचाने का काम करती है। वोल्गा और यूराल पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां जो कुएं मिले हैं उन कुओं से यूरोप जो राष्ट्र है उसको तेल पहुंचाने का काम करती है। कौन सी लाइन? दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड पाइपलाइन यह है असम। कहां स्थित है? असम का एक क्षेत्र है नाहरकटिया। तो असम के नाहरकटिया से यह बरौनी तक जाती है। कहां तक जाती है? बरौनी तक जाती है। नाहरकटिया असम में है, बरौनी बिहार में है। तो यह असम के नाहरकटिया से कहां तक जाता है? बरौनी तक जाता है। इसकी जो लंबाई है वह 1157 किलोमीटर है। कितनी है? 1157 किलोमीटर है। 1966 में इसे कानपुर तक बढ़ा दिया गया। कहां तक बढ़ा दिया गया? कानपुर तक इसको बढ़ा दिया गया। कानपुर उत्तर प्रदेश तक इसको बढ़ा दिया गया। कब? 1966 में। 1966 ईस्वी में इसको बढ़ाकर कानपुर तक कर दिया गया। इसकी कुल लंबाई 1157 किलोमीटर है जो असम के नाहरकटिया से बरौनी तक विस्तृत थी। जो अंतिम जो पाइपलाइन है वह है तापी परियोजना। तापी परियोजना के दौरान एक पाइपलाइन का क्या किया गया? विकास किया गया। कब? 3 दिसंबर 2015 को। 3 दिसंबर 2015 को इसका विकास किया गया। यह तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत की प्रमुख तेल परियोजना है। तापी परियोजना विकास किया गया 3 दिसंबर 2015 को। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत की प्रमुख परियोजना है तेल पाइपलाइन की परियोजना एचपीजी पाइपलाइन।
HPJ का पूरा नाम है H फॉर हजीरा, विजयपुर, विजयपुर, और J फॉर जगदीशपुर, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन। दोस्तों यह भारत की सबसे लंबी जो पाइपलाइनें हैं उनकी श्रेणी में इसको रखा जाता है। 1750 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। किसकी, HPJ पाइपलाइन की जो लंबाई है वह 1750 है। पूरा नाम है। तो अपन ने परिवहन के जो प्रकार थे उनके सब के बारे में अध्ययन कर लिया। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन तथा पाइपलाइन परिवहन। स्थल परिवहन को अपन ने दो भागों में बांटा गया, सड़क परिवहन, सड़क मार्गों के द्वारा या सड़क परिवहन, और दूसरा रेल मार्गों। दोनों के बारे में भी अपन ने अलग से क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं संचार की। दोस्तों संचार की परिभाषा क्या होती है, सूचनाओं तथा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना मानव के संचलन किए पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। मतलब सूचनाएं और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से, लेकिन बिना मानव के संचलन। मतलब एक स्थान जैसे जयपुर, अपन को कोई सूचना भेजनी हो और अपन सीकर से जयपुर जाए तो सीकर से जयपुर जाने की जरूरत नहीं होती, मानव के बिना संचलन किए, मतलब बिना आवागमन किए वह किसी भी विश्व के किसी भी कोने में बैठकर क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, सूचना पहुंचा सकता है। किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से। तो सूचनाओं संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना मानव के संचलन किए पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। संचार के जो साधन है वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। संचार के जो संचार के साधन दो प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत संचार के साधन, दूसरा सार्वजनिक संचार के साधन। सार्वजनिक संचार के साधन। दोस्तों व्यक्तिगत जो संचार के साधन है उसके अंतर्गत अपन पत्र को लेते हैं, दूरभाष को लेते हैं। जो पत्र व्यवहार है वह भी व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति विशेष के लिए होता है। दूरभाष है, मोबाइल है, फैक्स है, इंटरनेट है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, सभी व्यक्तिगत जो संचार के साधन है उसके अंतर्गत आते हैं। पत्र, दूरभाष, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप सबको अपन व्यक्तिगत संचार के साधनों में शामिल करते हैं। अगर बात करें सार्वजनिक संचार के साधनों की, तो सार्वजनिक संचार के जो साधन है उनमें रेडियो पे जो भी चीज प्रकाशित की जाती है वह किसके लिए की जाती है, समस्त मानव समुदाय के लिए प्रकाशित की जाती है। तो रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, जीपीएस, जीआईएस, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, संगोष्ठियां, सभाएं तथा सम्मेलन सभी को सार्वजनिक संचार के। दोस्तों उपग्रह संचार क्या है, अंतरिक्ष में छोड़े गए जो कृत्रिम उपग्रह है उनकी सहायता से सूचनाओं तथा संदेशों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह उपग्रह संचार प्रक्रिया कहलाती है। यानी वैज्ञानिकों के द्वारा जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह छोड़े गए हैं उन उपग्रहों की मदद से कोई भी सूचना या संदेश विश्व के किसी भी कोने में पहुंचाना हो तो जिस प्रणाली का अपन उपयोग करते हैं वही होती है उपग्रह संचार प्रणाली या उपग्रह संचार। दोस्तों भारत के जो प्रमुख उपग्रह उनकी बात करते हैं। भारत के प्रमुख उपग्रह में एक है आर्यभट्ट। भारत के प्रमुख उपग्रह में आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1979 में क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था भारत के द्वारा। 19 अप्रैल 1979 को प्रक्षेपित किया था। अगला जो है वह है भास्कर प्रथम को भी सेम 1979 में ही क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। अगला जो है वह है रोहिणी जो उपग्रह है उसको 1980 में प्रक्षेपित किया गया था। बात करें एप्पल की, एप्पल को 1981 में प्रक्षेपित किया गया। 1981 जून 18 1981 को इसको क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया। इंटरनेट की, कि इंटरनेट क्या है दोस्तों, इंटरनेट यह संदेशों तथा सूचनाओं को बिना मानव शारीरिक
संचलन के कंप्यूटर पर प्राप्त करने की जो विद्युत अंकीय जो दुनिया होती है वह क्या कहलाती है? इंटरनेट कहलाती है। मतलब सूचनाओं संदेशों को बिना शारीरिक संचलन के कंप्यूटर पर प्राप्त करने की जो विद्युतीय अंकीय जो दुनिया होती है वह क्या कहलाती है? इंटरनेट कहलाती है। विद्युतीय जो दुनिया है वह क्या कहलाती है? इंटरनेट कहलाती है। आगे बात करते हैं साइबर स्पेस इंटरनेट की। साइबर स्पेस इंटरनेट की काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है। तो दोस्तों साइबर स्पेस इंटरनेट कंप्यूटरीकृत स्पेस की एक दुनिया है। यानी कंप्यूटरीकृत स्पेस की क्या है? यह एक दुनिया है जो कंप्यूटर पर सूचनाओं को भेजने और प्राप्त करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? साइबर स्पेस इंटरनेट के द्वारा किया जाता है, जिसमें संदेश भेजने व प्राप्त करने वालों को शारीरिक संचलन करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहलाते हैं? साइबर स्पेस इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट पर अपन कई बार देखते हैं www। क्या होता है www? तो इसका जो पूरा नाम है वह है वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। कई बार एग्जाम में छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि www का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। साइबर स्पेस इंटरनेट को खास तौर पे देख लेना, काफी बार इसकी परिभाषा वह पूछी जाती है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। साइबर स्पेस इंटरनेट विद्युत द्वारा कंप्यूटर स्पेस की एक दुनिया है जो कंप्यूटर पर सूचनाओं को भेजने तथा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का मानव के जो शारीरिक संचलन की इसमें क्या नहीं पड़ती? आवश्यकता नहीं पड़ती। बात करते हैं उपग्रह संचार की। उपग्रह संचार है वह अंतरिक्ष में छोड़े गए जो कृत्रिम उपग्रह है उनकी सहायता से सूचनाओं तथा संदेशों को क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। भारत के प्रमुख उपग्रहों की अपन ने बात की, आर्यभट्ट जिसे 19 अप्रैल 1979 में प्रक्षेपित किया गया, भास्कर फर्स्ट जिसे 1979 में प्रक्षेपित किया गया, रोहिणी जिसे 1980 में प्रक्षेपित किया गया, एप्पल जिसे 18 जून 1981 में प्रक्षेपित किया गया। ये भारत के प्रमुख जो है क्या है? उपग्रह है। संचार को अपन ने दो भागों में बांटा था, व्यक्तिगत और सार्वजनिक। व्यक्तिगत संचार के साधनों में पत्र, दूरभाष, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सभी ट्विटर, इनको अपन ने व्यक्तिगत जो संचार के साधन है उसमें शामिल किया था। सार्वजनिक संचार के साधन रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, जीपीएस, जीआईएस, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, गोष्ठियां, जनसभाएं तथा सम्मेलन सभी को किसमें शामिल किया था? सार्वजनिक संचार के तंत्र में, सार्वजनिक संचार के साधनों में। तो दोस्तों इस प्रकार अपना यह चैप्टर परिवहन तथा संचार कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों वर्तमान जो परिस्थितियां हैं दिन दिन बढ़ती जा रही है, मतलब अपने सामने जो कोरोना वायरस को लेकर जो समस्याएं हैं वह निरंतर रूप से बड़ा रूप लेते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी घर में रहें तथा अपने आप को सुरक्षित रखें। जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है उस गाइडलाइन का उपयोग करें और अपने आप को, परिवार को तथा समाज को सुरक्षित रखें। समाज सुरक्षित होगा तो एक देश भी सुरक्षित होगा। यही राष्ट्रभक्ति निभाने का एक अच्छा तरीका है। घर में रहो, सुरक्षित रहो, सामाजिक दूरी की पालना करो। धन्यवाद। जय हिंद।